जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आज आपको महत्वपूर्ण 30 प्रश्न मिलने वाले हैं और आज का आपका ये क्लास 4 है। इससे पहले की 3 क्लास आपकी कंटिन्यू हो चुकी हैं, डेमो क्लास हो चुकी हैं और उससे पहले की लगभग 4 क्लास हो चुकी हैं। तो सभी क्लासों को देखने के लिए यहाँ पे अभी एक आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और उस पर लिखा होगा आर्मी अग्निवीर जीके जीएस, है ना। उस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो पूरा प्ले लिस्ट खुल जाएगा और जाके उसे अच्छे से पूरी प्ले लिस्ट को चेक कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपरों पर बिल्कुल आधारित क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आधारित क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आपने अभी तक अगर प्ले लिस्ट को नहीं देखा है तो उसे भी जाके एक बार वॉच कर लेना है। और चलते हैं क्लास में। देखो, ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो रेलवे की क्लास चलती है, वहाँ पे ये श्रद्धा दास का एक कमेंट आया है कि नाइस क्लास सर, है ना, थैंक यू। तो बेटा आपका स्वागत है। और ये आर्मी अग्निवीर की धरुण कुमार ने इस पर कमेंट करा है और धरुण ने फिर भी कमेंट करा है, रुस्तम ने कमेंट करा है और रुस्तम कुमार, गीता और शिवानी कासगंज, अक्षय, तुषी चौहान, अवनीश, ग्रेट गेमर, निखिल, है ना। और यहाँ पे सलोनी वर्मा है, तो धरुण कुमार हैं, अक्षय हैं। तो सभी का मैंने यहाँ पे नाम ले लिया है जिन्होंने मुझे प्रॉपर कमेंट करा है। तो बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट ऐसे ही कल की क्लास में हो तो आप आज की क्लास में कमेंट करिएगा। क्लास 4 में कमेंट करेंगे आप, क्लास 5 में आपको आपका कमेंट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे एक बार पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहला ही प्रश्न आपका पूछा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा और ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाता है कि भारत जो है विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है भारत का, तो याद रखना बेटा 2.42%। कितना? 2.42%। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। और वैसे आपका 7वां सबसे बड़ा देश है ना, 7वें नंबर पे क्षेत्रफल में आता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका क्लियर हो चुका, कोई डाउट नहीं है। तो बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। काफ़ी अच्छा देखो प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त यहाँ पे जवाब करेंगे यकृत, ऑप्शन बी यकृत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सबसे सही सटीक जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाती, अगर सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाती तो आप क्या बताते। तो आपकी पीनियल ग्रंथि हो जाती। कौन सी? पीनियल ग्रंथि जो है ये कहाँ पर होती है, तो याद रखना दोस्त, ये मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क जो होता है हमारा, वहाँ पे ये पीनियल ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलें फिर बेटा अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैंने इसे गूगल पे भी काफ़ी चेक करा, क्योंकि कहीं पे तो आपको दिखाएगा 540 ईसा पूर्व, है ना, 540 ईसा पूर्व। और यहाँ पे 540 ईसा पूर्व ऑप्शन में दिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना पेपर के अंदर, अगर आपको 599 ईसा पूर्व दिया जाए तो आपका सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये कुंडलपुर के वैशाली गांव में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलपुर के वैशाली में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। देखो राइटिंग पे मत जाना, पेन है नहीं मेरे पास, ठीक है ना, ट्रिक से जुगाड़ से लिख रहा हूँ भाई। आर्मी अग्निवीर वालों थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखाओ और कोशिश करो कि यार एक लैपटॉप और एक पेन आ जाए, है ना। तो आपको ये क्लास जो है वो मैं लाइव करवाने लग जाऊँगा। बस क्या है, थोड़ा सा यार जो भी नए पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो, लाइक की संख्या बहुत कम रहती है ना। तो यार लाइक वाला बटन दबा दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन दबा दिया करो। और जो भी आपके आर्मी ग्रुप, आर्मी लवर, फ्यूचर आर्मी ग्रुप, जो भी ग्रुप हैं उनमें यार थोड़ा सा क्लास को ना दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या है। क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन होते हैं। तो भैया उदासीन तो होता है पानी, है ना, पानी होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ पे याद रखना मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या होते हैं, तो वो होते हैं बेटा क्षारीय, ऑप्शन ए। क्या हो जाएंगे?
क्षार, ये ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप नोट कर लेंगे। फिर चलते हैं बेटा इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। सॉरी, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक, बिहार का शोक, चीन का शोक, है ना, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे जो आपका बंगाल का शोक पूछा है ना, उसका जवाब आप क्या करेंगे, तो याद रखना बेटा आपका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन बी, है ना, दामोदर नदी। कोसी नदी के साथ में अगर जा रहे थे तो याद रखना ये बिहार का शोक होता है ना। बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। हांग हो नदी जो है ये भैया चीन का शोक है। किसका? चीन का शोक है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आपने नोट कर लिया होगा। चलें बेटा अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। और देखो जिसका भी जवाब पता हो ना उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपका कमेंट पढ़ूं कि भैया सौरभ ने यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर करा है ना, आंसू ने बिल्कुल राइट आंसर करा है, मयंक ने बिल्कुल राइट आंसर करा है। तो ऐसा जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ दिया है लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का जो रंग है वो लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप क्या बताएंगे? याद रखना बेटा शैवाल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? शैवाल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो एक प्रश्न और बनता है कि जो आयोडीन है वो हमें किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना दोस्त ये भूरे शैवालों से प्राप्त होता है। आयोडीन जो है वो भूरे शैवालों से प्राप्त होता है। और लाल सागर का रंग जो है वो लाल किसकी उपस्थिति के कारण है? शैवाल की। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे जो भी बताया आपने नोट कर लिया होगा। और चलें बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आरबीआई का यहाँ पे आपको राष्ट्रीयकरण बताना है कि बेटा कब हुआ था। तो यहाँ पे आप पहले तो इसका आंसर करिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊं मैं भी पेपर पास कर चुका हूं, है ना, मैं भी आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर चुका हूं। तो दोस्त इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस कि दोस्त आपको किस तरीके से पेपर करना है। तो याद रखना यहाँ पे 1 जनवरी 1949 क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे 1 अप्रैल जो 1935 दिया है ना जिसे आप टिक कर रहे हो, ये याद रखना दोस्त इसमें ये इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। स्थापना जब आरबीआई की हुई थी तो कितने रुपए के साथ में हुई थी, है ना, ये भी देखो याद रखना बेटा 5 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना हुई थी। कितना? 5 करोड़ रुपए के साथ में मात्र। तो आपको याद रहेगा स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 और याद रखना 5 करोड़ रुपयों के साथ में। तो चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि चावल का दाना निम्न में से क्या है। नया क्वेश्चन है, देखो समझो इसे कि चावल का जो दाना है वो निम्न में से क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना दोस्त ये एक बीजीय फल होता है। क्या? एक बीजीय फल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक बीजीय फल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त चलें अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ था। निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ था। यहाँ पे प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके टाइम पे ये हुआ था, है ना, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना पहले तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1905 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। गवर्नर कौन था? तो वो था उस टाइम करजन। कौन था? करजन था। याद रहेगा। तो बिल्कुल अब देखो इसके बाद 1906 में भी कुछ हुआ था जो आपको पता होना चाहिए। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था दोस्त? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1911 में देखो 2 काम हुए थे। एक तो जो दिल्ली थी वो भारत की राजधानी बनी थी, है ना, ये तो आपको पता ही है। दूसरा याद रखना जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1911 में रद्द हो गया था। क्या हुआ था? रद्द कर दिया गया था। याद रहेगा। तो बिल्कुल। और 1912 में मैं आपको बता दूं जो दिल्ली की राजधानी थी वो कोलकाता से क्या हुआ था? दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी, है ना, 1912 में। तो यहाँ पे जो भी डेट यहाँ पे सन दे रखे थे उनसे मैंने जो भी बताया है आपने नोट किया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया। चलें फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल दोस्त देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से हीरा क्या है।
भाई वो रील इस टाइम बहुत वायरल हो रही है, कौन सी, हीरा बेटी, है ना। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे पूछा भी है कि हीरा क्या है, तो हीरा गैस है, मिश्रण है, ठोस है या कार्बन है। तो याद रखना भैया, ये कार्बन का एक अपरूप है ना। तो याद रखना यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कार्बन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कार्बन यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कथकली किस राज्य से संबंधित है। कथकली, कथकली किस राज्य से संबंधित है। देखो ये प्रश्न आते हैं यार, और नोट कर लो, कथकली केरल से, कथकली केरल से, कथकली केरल से। देखो ट्रिक से याद रखना, इसके भी बाद में ला है कथकली में, इसके भी बाद में ला है, इसके स्टार्टिंग में का है कथकली के, तो इसके भी स्टार्टिंग में का है, याद रहेगा। देखो स्टार्टिंग का भी लास्ट का भी ट्रिक से बता रहा हूँ, है ना। आंध्र प्रदेश से याद रखना बेटा, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का है, वो आंध्र प्रदेश का है ना, याद रहेगा। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे केरल से ना, उसको भी याद रखना, वो भी पूछा जा सकता है, जिसका नाम है मोहिनीअट्टम नृत्य, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, याद रहेगा बिल्कुल। और देखो यहाँ पे लास्ट आपका कर्नाटक बचता है, कर्नाटक से याद रखना यक्षगान को, किसे, यक्षगान नृत्य जो आपका है वो याद रखना बेटा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और यक्षगान कर्नाटक। तो चलते हैं फिर इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, सीधा और आभासी, उल्टा और आभासी, ए और बी दोनों। तो भैया ए और बी दोनों हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है भैया कौन सा होगा, किसके साथ जाना है हमें, तो याद रखना बेटा सीधा और आभासी, ऑप्शन ए के साथ में चले जाओगे, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना संबंधित थी, मैं पेपर देने गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आप जवाब करो, तब तक मैं एक चीज़ आपको बताऊं। देखो आपका कामयाब होना कितना ज़रूरी है, पता है कितना, कहते हैं कि जब जेब में पैसे ना हो, जब जेब में पैसे ना हो, ये मेरे साथ तो हुआ है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि अगर आपकी जेब में पैसे ना हो और मान लो आपकी साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो और वो पंचर हो जाए, जब पंचर वाला उसे खोल के पानी के टब में जब डुबाता है ना, पता करने के लिए कि कितने पंचर हैं, तो कहते हैं कि जब जेब खाली हो और गाड़ी पंचर हो जाए, तो पानी का जो बलबूला भी उठता है ना, वो भी दिल की धड़कन को बढ़ा देता है ना। ऐसा लगता है हाय राम, पता नहीं कितने पंचर निकलेंगे, 2 4 6, है ना, क्योंकि पंचर तो एक 50 रुपये से नीचे का तो कोई काम है नहीं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं दोस्त, आपका कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत कर लो यार, ज़्यादा समय नहीं है, और कामयाब हो जाओ यार, अपना मिशन वर्दी पूरा कर लो। देखो यहाँ पे याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी कृषि से संबंधित थी, और ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और औद्योगिकरण से याद रखना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो औद्योगिकरण से संबंधित थी, है ना। और जो यहाँ पे गरीबी उन्मूलन से संबंधित है वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, कोई डाउट, कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में बताया करो यार। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, शरीर का जो तापमान है वो कहाँ नियंत्रित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और याद रखना इसका सही जवाब जो आपका है वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल हाइपोथैलेमस सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लेना। चलें दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल, और देखो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब बताते हुए चला करो, है ना। देखो यहाँ पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। 3 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, कितने, 3। पहले तो पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, इंडियन, है ना, तो वो कौन थे। तो वो तो बहुत ईजी है, याद रखना दोस्त, वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। अब यहीं पे अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम व आखिरी पूछे जाते अगर आपसे अंग्रेजी गवर्नर जनरल अंग्रेज, तो आप क्या बताते। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा माउंटबेटन, है ना। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और ये अंग्रेज लास्ट था, है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि प्रथम
गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग जो था ये प्रथम था। स्वतंत्र भारत का प्रथम माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो कि ऑप्शन का जवाब हो गए हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है आपने अच्छे से समझा होगा, नोट करा होगा। चलें दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल देखो नोट कर लो, यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएंगे जे थॉमस। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? जे थॉमस यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब अगर बात यहाँ पे ये करें कि भैया इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी कब थी, है ना, पेपर में अगर ये पूछ लिया तो हमें एक छोटी सी सन याद रहनी चाहिए, 1897। कब करी थी दोस्त? 1897 जे थॉमस ने करी थी, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो मैरी क्यूरी जो है इन्हें भी भैया नोबल मिला है ना, नोबल पुरस्कार मिला है। याद रखना इन्होंने रेडियम की खोज करी थी। किसकी? रेडियम की। रेडियम पता क्या होता है? जो देखा होगा सड़क पे जो चमकता है, पीला पीला प्लेट लगी होती है वो चमकती है रात को लाइट पड़ने से, उसे रेडियम, और वो रेडियम की जो खोज है मैरी क्यूरी ने करी थी। और कब करी थी? तो वो भी याद रखना बेटा 1898 में करी थी। देखो इन्होंने ये 97 में और इन्होंने ये 98 में, याद रहेगा। तो बिल्कुल नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी दोस्त मुझे इस टाइम सुन रहे हैं जिनके भी कानों में आवाज़ जा रही है, बेटा आपका इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आपकी रेस पड़ेगी और 100% आपका पेपर क्लियर होगा। ठीक है ना। सपना जो आपका वर्दी का है, जो सपना आपका लद्दाख में बॉर्डर पर खड़े होने का है, जो जोश है, जो जुनून है, वो सत्य होगा और आपको जॉब मिलेगी। तो बिल्कुल, और इसी जोश के साथ में आपको पढ़ते रहना है मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो आप पुस्तक भी पूछा जाएगा बेटा, याद रखना वो है कालिदास। कौन है? ऑप्शन सी कालिदास आपके सही जवाब हो जाएंगे, याद रहेगा। तो बिल्कुल इनकी एक पुस्तक और है, वो भी याद रखना, कौन सी? मेघदूत, है ना। एक इनका महाकाव्य और है कुमार संभवम। कौन सा? कुमार संभवम। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ये पूरा नहीं लिख पाए थे, है ना। कुमार संभवम जो है इसे पूरा नहीं लिख पाए थे, तो ये भी आप याद रखोगे। और देखो यहाँ पे और भी याद रखना, कल्लड़ से पूछ ली जाती है आपकी राज तरंगणी। कौन सी? राज तरंगणी। देखो पतंजलि जो हैं ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। किसके? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। और विशाखा दत्त जो हैं इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? याद रखना मुद्रा राक्षस। कौन सी? मुद्रा राक्षस। ठीक है ना, राक्षस। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल, अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो एक बार देख लो, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, है ना। ये सब मैंने आपको फुल डिटेल के साथ में कल की क्लास में बताया था। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा अवतल लेंस। क्या आपने ऑप्शन ए को लगाया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और यहाँ पे याद रखना दोस्त कि जो उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस ये लगाया जाता है दूर दृष्टि दोष, है ना। दूर दृष्टि दोष वाले के चश्मे में जो है वो उत्तल लेंस लगाया जाता है और निकट दृष्टि दोष वाले के चश्मे में जो अवतल लेंस लगाया जाता है। तो बिल्कुल मैंने उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा और जो भी मैंने बताया है उसे सही से समझ लिया होगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि शिकारी देवी अभयारण्य, शिकारी देवी अभयारण्य निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बेटा शिकारी देवी अभयारण्य आपको बताना है कि निम्न में से कहाँ स्थित है। ये आपसे देखो पूछे जाते हैं और मैंने आपको हर क्लास में करवाता हूँ, इसीलिए कि शायद पेपर में पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। तो याद रखना बेटा हिमाचल प्रदेश आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम में कौन सा स्थित है? तो काजीरंगा जो आपका है, ज़्यादातर पूछा जाता है आपसे काजीरंगा। तो काजीरंगा अभयारण्य जो आपका है वो कहाँ पर? असम में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा में बेटा याद रखना, उड़ीसा से भी पूछा जाता है सिमलीपाल अभयारण्य। कौन सा? सिमलीपाल अभयारण्य जो आपका है वो उड़ीसा से भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, नोट कर लेना। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो 65% है ना, ऑक्सीजन तत्व कितना 65%। ऑप्शन डी जो यहाँ पे दे रखा है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने किसी और ऑप्शन को टच करा था, किसी और ऑप्शन को लगाया था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर 3.2% जो है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, मानव शरीर में और तत्व, और याद रखना 9.5 जो है ये कार्बन होता है। कौन सा? कार्बन पाया जाता है। और देखो 18.5 जो है ये याद रखना ये हाइड्रोजन पाया जाता है ना। तो बिल्कुल दोस्त आप नोट कर लेंगे। और ऑक्सीजन जो आपका है वो 65% पाया जाता है, तो आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा कहाँ का त्यौहार है। देखो आपके फेस्टिवल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, आपके जो मेले हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, है ना, आपके नेशनल पार्क आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं आपके पेपर में। तो दुर्गा पूजा यहाँ पे पूछा है, तो याद रखना बेटा पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे देखो एक और मेला लगता है गंगा सागर मेला। कौन सा? गंगा सागर मेला आपका ये भी कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। तो ये आपको याद रहेगा। तमिलनाडु में याद रखना भैया पोंगल मनाया जाता है। पोंगल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। झारखंड में भैया क्या मनाया जाता है? फिर झारखंड में याद रखना बेटा सरहुल उत्सव मनाया जाता है। क्या? सरहुल उत्सव, है ना, सरहुल उत्सव जो है झारखंड में मनाया जाता है। भैया फिर असम से तो यार बिहू को याद रखना है ना। और ज़्यादातर आपके पेपर में बिहू पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो याद रहेगा, जो भी मैंने यहाँ पे बताया आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं फिर इसके साथ में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। अब कुछ दोस्त यहाँ पे पत्थर को टिक करेंगे और कुछ दोस्त यहाँ पे हीरा को। तो दोस्त जो भी हीरा बेटे को ऑप्शन सी को टिक करेगा उसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हीरा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आज बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो यहाँ पे क्वेश्चन है हीरा से संबंधित है ना। तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लोटो का जो नारा है वो किसने दिया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। और याद रखना दोस्त, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, क्या? जो आर्य समाज के संस्थापक थे उन्हीं ने दिया था। तो मतलब यहाँ पे हमारा सही जवाब दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएंगे। याद रहेगा महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा, है ना। कौन सा? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। याद रहेगा। तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी से भी याद रखना, इन्होंने एक दिया था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, है ना। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, तो याद रखोगे। तो बिल्कुल। और वेदों की ओर लोटो का नारा दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। चलते हैं इसके साथ दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखो साइंस का क्वेश्चन है, विज्ञान का है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं बता दूं मेरे सभी नए पुराने दोस्त, देखो यार लाइक की संख्या बहुत कम रहती है ना। लाइक की संख्या बढ़ाओ, मैं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा गारंटी के साथ में, है ना। अगर आप लाइक की संख्या बढ़ाते हैं तो मैं क्वेश्चन आपके 50 कर दूंगा 30 से। और थोड़ा सा यार जो भी आपके ग्रुप हैं, देखो क्लास को नया शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट किया करो जितना हो सकता है। और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिल्कुल। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो याद रखना यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्थित ऊर्जा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? स्थित ऊर्जा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं नोट कर लेता हूँ, स्थित ऊर्जा सही जवाब हो गया है। तो चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो जलप्रपात से प्रश्न आना ही आना है और इसीलिए मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करवाता हूँ। यहाँ पे याद रखना दोस्त, आपका जो शरावती नदी ऑप्शन बी है, शरावती नदी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो याद रखना दोस्त 253 मीटर है। कितनी? 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कौन से राज्य में पड़ता है भैया, तो ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कौन से?
कर्नाटक राज्य में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक याद रखना यहाँ पे जो आपकी सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है उसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो ये कौन सी नदी पर है? सुवर्ण नदी पर है और ये पड़ता है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि पेसमेकर शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? पेसमेकर शब्द का संबंध पूछा है, तो ये तो देखो दोस्त आता ही आता है ना। तो याद रखना यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हृदय हो जाएगा। किससे? हृदय की जांच के लिए तो पेसमेकर ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन थोड़ा दूर दूर करूँगा कल मैं, है ना। आज की क्लास में ये बहुत ज़्यादा पास हैं। तो याद रखना पेसमेकर शब्द जो आपका है हृदय से संबंधित है। पेन तो सही है यहाँ पे। किडनी से याद रखना वो क्या कहते हैं? डायलिसिस, है ना। डायलिसिस पूछ लिया जाता है, तो डायलिसिस जो है वो आपका किडनी से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और कहता हूँ, वो हमेशा मैं कहता हूँ कि बनना है तो समुद्र बनो दोस्त, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी हैसियत को नापते नापते, है ना। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में यही बताया था जब मैं पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको समझा रहा था, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था? गरीबी उन्मूलन। याद रखना, उसमें गरीबी उन्मूलन भी था, रोजगार बढ़ाना भी था और न्याय सुनिश्चित करना भी था। तो यहाँ पे ये सभी जो दिया है ना, ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बेटा आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी गरीबी 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। याद रहेगा तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि कृत्रिम वर्षा करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने जवाब जो है अपना कर दिया होगा। तो बिल्कुल दोस्त ऑप्शन ए, अगर आपने सिल्वर आयोडाइड को करा है, ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड को अगर टिक करा है तो यहाँ पे क्या हो गया है? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। तो बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या, देखो ये नदियों के किनारे आपसे पूछे जाते हैं। मैंने लखनऊ आपको बताया था, है ना, हरिद्वार बताया था, वाराणसी बताया था और शायद बरेली भी बताया था। तो पहले तो यहाँ पे प्रश्न का जवाब करेंगे, ये अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? सरयू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और भी आपको मैं बता दूं, जो कावेरी के किनारे आपका श्रीरंगपट्टनम है। कौन सा? श्रीरंगपट्टनम जो है वो आपका कावेरी नदी के किनारे स्थित है। गंगा जो है हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, है ना। अब यहाँ पे भैया हुगली नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता स्थित है। क्या? कोलकाता स्थित है। उज्जैन जो है, उज्जैन बताओ, तो उज्जैन उस दिन भी मैंने आपको बताया था शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किसके? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। बरेली जो आपका है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना रामगंगा। क्या? रामगंगा के किनारे स्थित है। तो ये भी देखो याद रखोगे, ठीक है ना। और प्रश्न का जवाब यहाँ पे सरयू नदी हो जाएगा। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? तो भैया एक्सरे कराने जाते हो ना, तो वहाँ पे मांस तो दिखता नहीं है। एक्सरे में क्या दिखता है? हड्डी दिखती है। तो मतलब साफ सी बात है कि हड्डी को क्रॉस नहीं कर सकती है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। त्वचा दिखती है? नहीं दिखती है। जब एक्सरे को देखना, मांस दिखता है? नहीं दिखता है ना। क्या दिखती है? हड्डी दिखती है। तो मतलब सीधी सी बात की हड्डी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि यार थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी मैं ये लाइव क्लास में कन्वर्ट कर दूंगा, आपको लाइव क्लास देने लग जाऊंगा। उसके लिए बस आपको चैनल सब्सक्राइब वाला बटन जो है उसको दबा लेना है और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन वाला बटन दबा लेना, ज़्यादा नहीं, 29 रुपीज़ का खर्चा होगा आपका। और फिर आपको जो PDF है ना, PDF रेगुलर मिलने लग जाएगी। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को PDF चाहिए और आप सभी चैनल को ज्वाइन भी करेंगे, क्लास को लाइक वाला बटन भी दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और थोड़ा सा शेयर कर देना अपने जो भी ग्रुप हों, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।